हेलो दोस्तों, आपके फिर से एग्जाम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के, जो लेवल 2, 3 और 5 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, जो जीके का पोर्शन है वो इस समय एनटीपीसी में कोई श्योर नहीं है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि टॉप 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मैं बताऊँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, या कि अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यू याद करना आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप इसके एक पास से सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज पा सकते हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए कोई अलग अलग पास लें। सिंपल सिंगल पास से आप हर एक एग्जाम्स के टेस्ट अवेल कर लेंगे और उनको दे पाएंगे। इसमें आपको 70+ गवर्नमेंट एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज और उसके बाद और भी लर्निंग कोर्सेज भी आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको करना ये है कि प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लेंगे, और अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ, अगर आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, फिर प्ले स्टोर पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक आ गया है कि हाइडे स्पीच, जिसको बोलते हैं झेलम का युद्ध, किन दो राजाओं के बीच लड़ी गई थी? तो आपको याद रखना है सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर और पोरस के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा, न्याय और प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? तो आपको याद है क्या? क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय का काम था लोगों की रक्षा करना, और न्याय यानी प्रशासन के लिए क्षत्रिय जिम्मेदार होते थे, जबकि यज्ञ और ज्ञान के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार होते थे। उसके बाद जो तीसरा थर्ड कैटेगरी जो आती थी वो आती थी वैश्य की, जिसमें क्या किया जाता था? जिसमें वैश्य का काम था रोजगार या कह सकते हैं व्यापार से संबंधित, और शूद्र था इन तीनों वर्गों के लिए कार्य करना। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद द्वारा संरक्षित किया गया था। यानी ये क्वेश्चन ये भी है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो पहला देखिए, राजगृह में आयोजन किया गया था। कब? 483 ईसा पूर्व, अजात शत्रु के द्वारा, और महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, और फिर कश्मीर में। देखिए, एक यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीत या फिर जो ये परिषद है, प्रथम बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद या चतुर्थ बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या? राजा की वैशाली को पीट कर कश्मीर ले गया। कश्मीर ले गया। अब राजा के मतलब राजगृह, दूसरा कौन सा? वैशाली, तीसरा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पीट कर यानी पाटलिपुत्र, और कश्मीर ले गया यानी चौथा बौद्ध संगीत। तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीत मतलब जो चतुर्थ बौद्ध परिषद था वो कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अगर हम संरक्षण की बात करें, मतलब किसके संरक्षण में आयोजित हुआ था? प्रथम है अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर शोक, और फिर कनिष्क। इनके शासनकाल में ये आयोजित हुआ, और यहाँ पे ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय जो भी परिषद का गठन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें, सम्राट अशोक ने निम्न में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, कलिंग युद्ध में। और कलिंग युद्ध आपको पता है कि 13वें शिलालेख, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो आपको याद रखना है 13वें शिलालेख में। और इसकी बात करें तो सम्राट अशोक ने इसके बाद बौद्ध भिक्षु जो उपगुप्त थे उनके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और इसके 13वें शिलालेख में इसका मिलता है। जो अशोक है वो बिंदुसार का पुत्र था। ठीक है। अशोक ने अपने भाइयों को, जो यहाँ पे सम्राट अशोक है, ये किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। अपने भाइयों का सफलतापूर्वक हराने के बाद 268 ईसा पूर्व सिंहासन पे बैठ गया। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये लगभग 260 ईसा पूर्व इस युद्ध को लड़ा गया था, 60 या 61 ईसा पूर्व इसको लड़ा गया था। अगला है कि चालुक्य राजवंश में वातापी में शासन किया आधुनिक भारतीय राज्य है, तो वो आपको याद रखना है कर्नाटक, यानी कर्नाटक में चालुक्य राजवंश ने शासन किया था। अगला है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं ये कौन सी नदियां हैं? तो ये कौन सी नदियां हैं? तो आपको याद रखना है ब्यास और सतलुज। वहीं अगर हम अलकनंदा और भागीरथी की बात करें तो यही मिलकर क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं। ठीक है। अगला है कि 220 ईस्वी पूर्व से 250 ईस्वी के बीच, 220 ईस्वी से लेकर तो 550 ईस्वी के बीच भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो आपको याद रखना है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त वंश का शासन था। और हाँ, इसे भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसे भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, स्वर्ण काल कहा जाता है। किस वंश के शासन को? तो गुप्त वंश के शासन। अच्छा, गुप्त वंश की यहाँ पे आप समझ लीजिए स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अगला है उस पुस्तक का नाम बताइए जहां पे बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों को रखा है। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि किस पुस्तक में बौद्ध नियमों को संग्रहित किया गया है। तो आपको याद रखना है दैट इज विनय पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तरीके से यहाँ पे है। तो बौद्ध द्वारा बनाए गए नियमों को विनय पिटक में रखा गया है। तो टोटल 3 पिटक है। अच्छा, इसमें ये भी इसको भी आप ये समझ लीजिए कि इसको संयुक्त रूप से कहा जाता है त्रिपिटक। तो क्वेश्चन एक ये भी आता है कि त्रिपिटक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो आपको याद रखना बौद्ध धर्म से कौन कौन से पिटक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध और उनके करीबी शिष्यों से संबंधित 10,000 से अधिक सूत्र शामिल है। और इसमें ही पहली बौद्ध परिषद से संबंधित है। आपको याद रखना है पहली बौद्ध जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? राजगृह में हुआ था। किसने करवाया था? तो अजात शत्रु ने करवाया था। ठीक है। जो बुद्ध के मृत्यु के बाद आयोजित की गई थी। बुद्ध के उपदेशों और संग्रह है। ठीक है। यहाँ पे सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो आपसे अगर ये पूछा जाता है कि किस पिटक में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है, तो वो है सुत्त पिटक। विनय पिटक की बात करें तो इसे बुक ऑफ डिसिप्लिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नियमों को रखा गया है। विनय पिटक की विषय वस्तु भिक्षुओं और ननों के लिए मतवासी, मतलब इसके जो भी भिक्षु हैं उनके लिए कौन कौन से नियम है उसको यहाँ विनय पिटक में रखा गया है। अभिधम्म पिटक में क्या है? यह बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत से संबंधित है, यानी उनके दर्शन और सिद्धांत को यहाँ पे बताया गया है। अगला है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन बैठा? तो आपको याद रखना है वो कौन है? हर्षवर्धन यहाँ पे है। और यहाँ बात करें कृष्णदेव की, तो कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। राजेंद्र चोल प्रथम जो चोल महान शासक थे। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो आप ये याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम को विक्रमादित्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। अगला है कि अल बरूनी की प्रसिद्ध कृति किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट है। तो वो लिखी गई है अरबी में। किसमें लिखी गई है? अरबी में। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि जो ये किताबुल हिंद में अल बरूनी जब आया था तो इसने वेदों का, संस्कृत का और जितने भी हमारे उपनिषद है इनको अध्ययन किया। फिर उसके हिसाब से यहाँ पे भारत में सांस्कृतिक जो परिवेश था
उसके बारे में यहाँ पर किताब में लिखा है अरबी भाषा में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यूट्यूब पे जुड़ गई और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ पा सकते हैं।